आप लोग पानी के बारे में कितना जानते हैं कि पानी जल है, पानी जीवन है, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। पर क्या हो अगर यही पानी आपकी जान का दुश्मन बन जाए। मैंने कुछ बुजुर्ग लोगों को ये कहते सुना है कि भूत प्रेत आत्माओं को पानी में रहना पसंद होता है। खासकर इन पानी में रहने वाली इन बुरी शक्तियों को बिहार में पंडुबा नाम से जाना जाता है। आखिरकार ये पंडुबा होता क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि जिस भी इंसान की पानी में डूबकर मौत हो जाती है वो इंसान पंडुबा का रूप धारण कर लेता है। तो चलिए मैं आपको पंडुबा से रिलेटेड एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाता हूँ। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस स्टोरी को बिना देखे हुए गौर से सुने, तभी ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहते हैं कि काफ़ी साल पहले एक किसान था जो कि गरीब और अपने हालातों से बहुत परेशान था। एक दिन दुर्भाग्यवश उसकी नदी के पानी में डूबकर मौत हो गई। अब इस बात का किसी को पता नहीं चला कि असल में वो एक दुर्घटना थी या उसने आत्महत्या की थी। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसे रात में अक्सर एक चट्टान के किनारे बैठा हुआ और अपने घर को देखते हुए देखा गया था। और कोई अगर गलती से या फिर हिम्मत कर उस नदी के पास चला गया तो उसे वो पहले पूछता था कि आपके पास तंबाकू है, क्या आप मुझे कुछ तंबाकू दे सकते हैं? और ये तब तक पूछता रहेगा जब तक आप उसे कुछ दे नहीं देते, और तभी वो आपको उतले पानी में खींच लेगा और खींचते हुए पानी के नीचे ले जाएगा। इसीलिए पुराने लोग हमें अक्सर यही सलाह देते थे कि अगर कोई अनजान इंसान कुछ भी किसी तंबाकू या बीड़ी जैसी चीज़ को मांगता हुआ नदी या तालाब के पास मिल जाए तो उसे अनदेखा कर वहाँ से निकल जाना ही समझदारी है। इसी जगह से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी बिहार की है। कहानी में बिहार के गांव का नाम तो नहीं था, लेकिन कहानी बिहार के एक क्षेत्र कमला नदी से जुड़ी हुई है। वही नदी के पास एक गांव में मनसाराम नाम का एक आदमी रहा करता था। तब गांव में इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। लोगों को पानी के लिए नदी और कुएं तक जाना पड़ता था। गर्मी का मौसम था और मनसाराम दिन का काम कर रात के वक्त थका हारा घर वापस आया था। मतलब ज़्यादा गहरी रात तो नहीं थी, लेकिन सूरज डूबते हुए बस कुछ ही वक्त हुआ था। उसकी पत्नी लक्ष्मी की उस दिन तबीयत खराब थी और इसलिए वो बिस्तर पर सोई पड़ी थी। मनसाराम की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम मंत्रा था और छोटी बेटी का नाम गायत्री था। एक 14 साल की थी और दूसरी 12 साल की। जब मनसाराम घर वापस आया तो उसने देखा कि दोनों बेटियां घर के बाहर खेल रही थी। घर में गया तो देखा कि घर में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। वैसे वो अच्छे स्वभाव का था, पर वो अपनी बेटी पर चिल्ला उठा क्योंकि खाना तैयार न होने की बात नहीं थी, पर घर में माँ बीमार थी और पीने तक का पानी नहीं था। तब उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसे समझाया और बताया कि बेटियां नदी पर पानी लाने जाने के लिए पूछा था, पर मैं ही उसे जाने नहीं दिया। आए दिन वहाँ के हादसों की खबर कानों पर पड़ रही है और मुझे उन्हें अकेले भेजने में डर लग रहा था। तो फिर मनसाराम ने भी सोचा कि लक्ष्मी ने जो भी किया वो सही किया है, और फिर उसने अपनी छोटी बेटी गायत्री से कहा कि तू मेरे साथ चल, हम नदी से पानी लेकर आएंगे। और बड़ी बेटी को कहा तब तक घर में जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसी में खाना बनाने की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। फिर मनसाराम ने अपनी बेटी गायत्री को साथ लेकर कुछ बर्तन लेकर नदी के तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वह नदी के पास पहुंचे तो देखा वहां ज्यादा अंधेरा नहीं था। एक हल्का सा सफेद प्रकाश था जो कि चांद की पानी की सतह से परावर्तित होकर वहां फैला हुआ था। मनसाराम ने अपनी बेटी को नदी के पानी से थोड़ा दूर रहने को कहा और वह खुद बर्तन लेकर पानी भरने के लिए नदी के पास चला गया। उसने जैसे ही पानी में कदम रखा, ठंडे पानी के स्पर्श से उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। आगे बढ़ने के बाद जब पानी उसके घुटनों तक आया तब उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। कुछ अजीब सा लगा, जैसे उसने किसी नरम चीज पर पैर रख दिया है। पर फिर भी वो बिना कोई हलचल के बस हिम्मत कर वहां खड़ा रहा। उसने बर्तन को धीरे से पानी में डुबाया और बिना कोई आवाज किए उसमें पानी भरने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे समझ आया कि उसके पैरों के नीचे जो कुछ भी है वो कोई जानवर नहीं है,
क्योंकि वो कोई जानवर होता तो अब तक पैरों के दबाव से वहां से भाग चुका होता और उसके पैरों के नीचे जो कुछ था वो धीरे धीरे फिसल रहा था, धीरे धीरे सरक रहा था। मनसाराम उस चीज की बारीक से बारीक हलचल को भी महसूस कर पा रहा था। वो एहसास ऐसा था कि जैसे पानी में पैरों के नीचे से रेत फिसल रही है, लेकिन ये एहसास उससे भी अलग था और अजीब था। बर्तन में पानी भरते भरते वो एकदम से रुक गया और तभी बेटी गायत्री उसकी ओर आगे बढ़ी कि मनसाराम ने उसे अपने दूसरे हाथ से पीछे रुकने का इशारा किया और एक धीमी आवाज में उसे कहा, पीछे जा, पानी के अंदर मत आ। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि बर्तन में पानी भरा भी नहीं था। जब गायत्री अपने जगह से नहीं हिली तो मनसाराम ने थोड़ा गुस्सा में कहा, मैंने कहा ना तुझे, पीछे जा। गायत्री चुपचाप पीछे हट गई। मनसाराम ने धीरे से बर्तन को पानी से बाहर निकाला। अब वो अपने पैरों तले जो हलचल महसूस कर पा रहा था वो और भी बढ़ गई थी। मनसाराम धीरे से पीछे मुड़ा और उसने अपना एक पैर उठाकर पीछे की तरफ रखा। तभी किसी ने उसका दूसरा पैर पकड़ लिया। उसे तब अपने पैर पर हाथों की उंगलियों सा महसूस हुआ। वो एक हल्की मुलायम सी पकड़ थी, पर वो जानता था कि उसकी थोड़ी सी भी हरकत और भी वो पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी और फिर वो पानी में गहरा बस खींचता चला जाएगा। उसे अपनी जान से ज्यादा बेटी की जान की परवाह हो रही थी। उसकी बेटी ने उसे खरे खरे पूछा, बाबा क्या हुआ, अब रुक क्यों गए? मनसाराम फिर उसे शांत रहने का और वहां से दूर जाने का इशारा किया। और वो इतना तो समझ गई थी कि उसके पिताजी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। मनसाराम खरे खरे बस सोच रहा था कि आगे क्या करूं, क्योंकि उसके दोनों पैर अब भी पानी में थे और पानी एकदम शांत था। शांत पानी अक्सर किसी दाव लगाए बैठे शिकारी की तरह होता है। उसने बचपन से लेकर आज तक पनडुब्बा के बारे में बस किस्से सुने थे, पर वो पहली बार था जब उससे जुड़ा कुछ अजीब सा महसूस कर पा रहा था। तभी उसकी बेटी ने कहा, बाबा आपके पीछे कुछ है। वो सुनते ही एक अजीब से डर की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसका शरीर कपकपाने लगा, हाथ थरथराने लगे और दिमाग सुन सा हो गया। उसने आज तक पनडुब्बा के बारे में इतनी कहानी सुनी थी, पर उसमें से पनडुब्बा से बचने का कोई उपाय उसे याद नहीं आ रहा था। फिर मनसाराम को महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ है, भारी भरकम सा, उसके जितना ही बड़ा, और उस एहसास ने उसे अंदर से और भी डरा दिया। वो एकदम सीधा खड़ा रहा। फिर मनसाराम ने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, क्या तुम्हारे पास तंबाकू है? मनसाराम को यकीन हो गया कि वो यही है जिसके बारे में उसने आज तक सुना है या फिर वो सोच रहा है, पनडुब्बा। अब डर के मारे मनसाराम के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए बिना कुछ सोचे डर के मारे उसने बस हल्के छलांग लगाने की एक नाकाम कोशिश की और वो आगे कूद पड़ा, पर शायद हाथ की पकड़ से उसकी छलांग ज़्यादा दूर तक नहीं गई। वो वहीं थोड़ा दूर नीचे गिर पड़ा और फिर रेंगते हुए आगे जाने की कोशिश करने लगा। वो झटपटाने लगा था और अपनी बेटी पर चिल्ला रहा था कि बेटी भाग जा यहाँ से। उसके झटपटाते देख उसकी बेटी गायत्री भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मनसाराम अब भी पानी में था, हाथ की पकड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो बहुत ज़्यादा झटपटा रहा था और तब उसकी बेटी हिम्मत कर दौड़कर पानी में चली गई। मनसाराम उसे पीछे धकेल रहा था तो वो मनसाराम को पकड़कर मदद के लिए चीखते पुकारते हुए उसे पानी से बाहर खींचने लगी। उन दोनों की झटपटाहट में वो कब पानी के बाहर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। काफी देर तक मनसाराम बस रेंगते हुए किसी बच्चे की तरह जमीन के तरफ भागता चला गया। उसकी बेटी भी उसके साथ भाग रही थी। फिर उसने अपने पिताजी को सहारा देकर उठाया और पीछे देखा तो
वो नदी के पानी से काफी दूर चले गए थे, पर जब उन्होंने नदी के तरफ देखा तो उन्हें वहां पानी में डूबता हुआ एक चेहरा नजर आया। उसका चेहरा पानी के ऊपर था और उसकी आंखें उन्हें देख रही थीं। शायद वो कह रही थीं कि तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम बच गए। उन्हें उस वक्त पानी तो नहीं मिला था, पर मनसाराम अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि वो जब नीचे गिरे पड़े थे तब उसने उसके पीछे जो कुछ था उसका चेहरा देख लिया था। उसका चेहरा बहुत सफ़ेद था, मतलब पूरे शरीर पर एक तरफ से सफ़ेद चमड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थी और आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उनमें से लगातार पानी बह रहे थे। बाल पूरे चेहरे पर चिपके हुए थे। शरीर मोटा सा भद्दा सा था, जैसे उनमें हड्डियां ना हों, बस उसका मांस फूला हुआ था और वो देखने में भी किसी पानी के जानवर जैसा अजीब लग रहा था। मनसाराम ने तब ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें थोड़ा पानी मिला जरूर था, पर वहाँ वो पनडुब्बा का शब्द दिखाई देने के कारण उन्होंने उसे इस्तेमाल नहीं किया और घर जाते वक्त किसी पेड़ के पास उसे फेंक दिया। घर जाने पर उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को वो वाकया बताया कि वो जो अजीब सा इंसान जैसे दिखने वाला था उसे पनडुब्बा कहते हैं। वो अक्सर नदी के पानी में रहता है। मौका मिलते ही वो अपने शिकार के पीछे पानी की सतह पर आ जाता है और वो शिकार उसके हाथ लग जाए तो फिर वो उसे गहराई तक ले जाता है, नदी के तल तक, और फिर वो आपके अंदर रेत भर देता है, मतलब आपकी आंखों में, नाक में, कानों में और मुंह में भी, और उस बीच छटपटाहट में आपके फेफड़ों में और पेट में रेत चली जाएगी। पूरा शरीर भारी हो जाएगा और ऐसा कर सुनिश्चित करेगा कि आप तैरकर वापस ऊपर ना जा सकें, बल्कि इसी झटपटाहट में लोगों की मौत हो जाती है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी खौफनाक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।